गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी ऑनलाइन क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप लोगों ने कल का काम पूरा कर लिया होगा और आज हम अपने पाठ को आगे बढ़ा रहे हैं। कल आपने लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा था कि चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी। यानी अगर हम मैदानी इलाकों की बात करते हैं तो वहाँ पे भी क्या आस्था है कि गंगा नदी में नहाओ तो पाप धुल जाते हैं, और पहाड़ों की अगर बात करें तो वहाँ पे लेखिका ने क्या देखा कि धर्म चक्र को घुमाओ तो सारे पाप जो हैं वो दूर हो जाते हैं। तो वो कहती है कि चाहे व्यक्ति कहीं का भी रहने वाला हो, मैदानों का, पहाड़ों का, और चाहे कितनी भी वैज्ञानिक प्रगति हो जाए, लोगों का जो एक आस्था है, लोगों का जो विश्वास है, वो सब जगह एक ही जैसा है। अब हम पहुँच रहे हैं पेज नंबर 19 पे। लेखिका जो है उसकी गाड़ी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगती है। उसकी जीप रफ्ता रफ्ता शब्द है, यानी धीरे धीरे हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे, क्योंकि लेखिका जो है वो हिमालय की ओर यात्रा कर रही है, गैंगटॉक से हिमालय की तरफ। तो बाजार, लोग, बस्तियां सब पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य मतलब आंखों के आगे से जो उनके नज़ारे थे वो कैसे होने लगे। जो उन्हें दिखाई दे रहा था, स्वेटर बुनती हुई नेपाली युवतियाँ और बहादुर नेपाली का मतलब यहाँ पे क्या है, जो अपनी पीठ पर भारी भारी सामान ढोते हैं उनको बहादुर कहा जाता है। और जितने भी घर दिखाई दे रहे थे वो ताश के पत्तों की तरह छोटे छोटे दिखने लग गए थे। पेड़ पौधों के बीच में वो बड़े छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे, जैसे ताश के घर बने हुए होते हैं। हिमालय जो था, जो पहले पहाड़ियों के रूप में दिख रहा था, दूर था, छोटा दिखाई दे रहा था, और अब वो अपने विराट रूप में सामने आने वाला था। और कैसा है हिमालय? पल पर परिवर्तित होता हिमालय। कितने ही दर्शकों, यात्रियों और तीर्थ के लिए आने वाले लोगों की कामना पूरी करने वाला सुंदर हिमालय। और देखते ही देखते रास्ते वीरान होने लगे, संकरे होने लगे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। जलेबी की तरह घुमावदार का मतलब क्या है? जब हम पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो पूरे पहाड़ को हम सर्कल काटते हुए ऊपर घूमते हुए फिर ऊपर की ओर पहुंचते हैं, तो चक्कर इसीलिए वहाँ पे भी ज़्यादा आते हैं, घुमावदार रास्ते होते हैं। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी, यानी इतनी गहरी खाइयाँ थी कि बिल्कुल जैसे पाताल को नाप रही हों। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। शिद्दत से मतलब बहुत अधिकता से फूल जो है वहाँ पे दिखाई दे रहे थे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते हुए यूँ लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हों। जनरली जब हम गुफा की बात करते हैं तो वो पत्थर को काट कर बनाई गई होती है, पथरीली होती है, लेकिन यहाँ पे कैसी गुफा है, इतनी ज़्यादा हरियाली है, मानो किसी हरियाली वाली गुफा के बीच में से लेखिका की जीप गुजर रही थी। और इतनी हरियाली और इतनी प्राकृतिक सुंदरता को देखकर जो सभी सैलानी थे और जो टूरिस्ट थे लेखिका के साथ में, वो सब झूम झूम के गाने लगे, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। ये गीत के बोल हैं, जो कि प्रकृति के बहुत नज़दीक है ये गीत। लेकिन लेखिका कहती है कि मैं मौन थी। मौन मतलब खामोश, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूँ। परिदृश्य मतलब जितने ये नज़ारे दिख रहे हैं इनको अपने भीतर समा लूँ। पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था, यानी उसके भीतर की जो, जब हम प्रकृति के बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं तो ऐसा लगता है कि हम ईश्वर के नज़दीक हैं और सारी बुराइयां हमारे मन से धीरे धीरे करके दूर होती जा रही हैं। तो यहाँ पे लेखिका की भी यही स्थिति थी। उसके भीतर कुछ बूंद बूंद पिघल रहा था, यानी उसके मन की जो बुराइयां थी, जो बुरी इच्छाएं थी, मानो वो सब उससे दूर हो रही थी। तो वो बिल्कुल बच्चों की तरह से, जैसे बच्चे बहुत उत्साहित हो जाते हैं, ऐसे ही लेखिका भी जीप की खिड़की से मुंडकी निकाल मुंडकी मतलब अपना सिर निकाल के कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती, शिखर मतलब पर्वतों की चोटियों को देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को। जलप्रपात होते हैं झरने। तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर चांदी की तरह कौंध मारती बनी ठनी तिस्ता नदी को।
तो यहाँ पे तीस्ता नदी की बहुत ही यहाँ पे विशेषण दे दे के लेखिका ने वर्णन किया है कि तीस्ता नदी का जल जो था वो बिल्कुल दूध की धार की तरह सफ़ेद था और चांदी की तरह कौंध मार रहा था। यानी इतना साफ़ पानी था, जैसे चांदी का रंग चमकीला होता है, इसी तरीके से तीस्ता नदी का जल भी जो था वो बहुत ज़्यादा चमकीला था। तीस्ता नदी के बारे में मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये भारत के सिक्किम और पश्चिमी बंगाल राज्य और बांग्लादेश से होकर ये नदी बहती है और पश्चिम बंगाल की जीवन रेखा भी इसे कहा जाता है, लाइफ लाइन, क्योंकि इससे कई लोगों का कामकाज, सिंचाई वगैरह का काम जुड़ा हुआ रहता है। और पश्चिम बंगाल में ये दार्जिलिंग ज़िले में भी बहती है। तो बहुत ही खूबसूरत नदी है ये। लेखिका भी इस बात को मानती है कि इस नदी का सौंदर्य जो था यहाँ पे पराकाष्ठा पर था। पराकाष्ठा मतलब चरम सीमा पर था, बेहद खूबसूरत। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। यानी इतनी प्रकृति की सुंदरता को देख के लेखिका का मन जो था वो रोमांचित हो उठा था। और ये नदी जो थी वो सिलीगुड़ी से ही लेखिका के साथ साथ चल रही थी। सिलीगुड़ी भी एक शहर का नाम है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है और ये शहर जो है दार्जिलिंग और सिक्किम के व्यापार का केंद्र भी है। यहाँ पे इनका जो मुख्य व्यवसाय का केंद्र भी माना जाता है। तो इसके बाद में लेखिका जो है हिमालय को सलामी देना चाहती है। मेरे नगपति मेरे विशाल, ऐसा कह के। नगपति का मतलब होता है पर्वतों का भी राजा। नग जो है पर्यायवाची है पर्वत शब्द का, तो नगपति कह के वो हिमालय को सलामी देना चाह रही है। लेकिन तभी उनकी जीप जो एक जगह रुक जाती है और खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन उगलता मतलब झाग उगलता हुआ झरना। और इस झरने का नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल ये एक झरने का नाम है जो गैंगटॉक से 32 किलोमीटर और चेरापूंजी से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसको मौसमाई वाटरफॉल भी कहते हैं। असल में इस झरने के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये एक ऐसा झरना है जिसके 7 खंड है। समझो आप, ये 7 पार्ट्स में डिवाइड है और इसी कारण से इसको सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पे जाके जब जीप रुकी इनकी तो सब दंग रह गए इतनी प्राकृतिक सुंदरता को देख के, इतना सुंदर झरना देखकर। और सब जितने उनके साथ टूरिस्ट थे सबके फ्लैश चमकने लगे। सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। मशगूल होना मतलब व्यस्त थे। असल में होता है कि जब शहरी लोग जो है, जो शहरों के रहने वाले होते हैं, जब वो प्रकृति के इतने नज़दीक होते हैं तो उन्हें बहुत आश्चर्य होता है और वो इस चीज़ को बहुत गहराई तक महसूस करते हैं और उसे अपने साथ उन यादों को संजो लेना चाहते हैं कि हम इस जगह पे गए थे और हमने ऐसे खूबसूरत नज़ारे देखे थे। तो इसी वजह से वो वहाँ पे फ़ोटो जो है वो खींच रहे थे। लेकिन जो लेखिका थी वो तो लेखिका है और जो लेखक और कवि होते हैं वो ऐसे प्रकृति के दृश्यों को देख के कुछ ज़्यादा ही सम्मोहित हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही खो जाते हैं। तो यहाँ लेखिका जो थी वो आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। यानी बिल्कुल वो पत्थर की मूर्ति बनकर वहाँ पे बैठ गई। अभिशप्त राजकुमारी मतलब जैसे किसी ने उसे श्राप दिया हो कि तू पत्थर की मूर्ति बन जा। ऐसी वो चुपचाप बिल्कुल बिना हिले डुले आश्चर्यचकित होकर उन नज़ारों को देख रही थी और साथ में झरने के बहते हुए संगीत को भी सुन रही थी और उसके साथ साथ आत्मा का संगीत भी सुनने लगी। आत्मा का संगीत सुनना मतलब अपने अंदर की आवाज़ को भी सुनने लगी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। मन काव्यमय हो उठा। काव्यमय हो उठना मतलब कुछ कविता लिखने के लिए आतुर हो उठा कि ऐसे अच्छे सुंदर नज़ारों में तो कुछ कविता लिखी जानी चाहिए। सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना। उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूँ। जिस तरह से प्रकृति जो है वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है और कभी किसी को सरहदों में यानी सीमाओं में नहीं बांटती है। ये काम तो मनुष्यों का होता है। तो लेखिका कहती है कि
ये बहता हुआ झरना जीवन की निरंतरता को मानो बता रहा था। और लेखिका कहती है, मुझे भी ऐसा लगा जैसे मैं भी इस काल और देश की सीमाओं से दूर बहती हुई एक धारा बन गई हूँ। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई। तामसिकताएं मतलब जितने भी मन के अंदर बुरे विचार थे और जितनी बुरी इच्छाएं थी, वो सारी की सारी मानो इस निर्मल धारा में बह गई हूँ। मन हुआ कि अनंत समय तक, मतलब निरंतर समय तक लगातार ऐसे ही बैठी रहूं और सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर जितेन मुझे ठेलने लगा। ठेलना मतलब ज़बरदस्ती उठाने लगा और क्या कहने लगा कि आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। तो वो लेखिका बड़े अनमने मन से उठी। उसका मन नहीं था वहाँ से हटने का, लेकिन उसको उठना पड़ा। और थोड़ी देर बाद ही फिर वही नज़ारे आँखों और आत्मा को सुख देने वाले। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े, तो कहीं पीला हल्का पीलापन लिए, तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला। और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छूमंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादलमय। ये सारी जो बातें यहाँ पे बोली हैं लेखिका ने, चटक हरे रंग का मोटा कालीन और पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, ये सब पर्वतों का वर्णन है। और ये आपने भी देखा होगा कि जब हम पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा करते हैं तो वहाँ पे हमें पर्वतों के बदलते हुए रूप दिखाई देते हैं। कहीं पथरीले दिखते हैं, कहीं पे अचानक से बहुत पेड़ों से युक्त हरियाली नज़र आती है। तो वही सब लेखिका ने यहाँ पे वर्णन किया है। और सभी एकदम से जब बादल आ जाते हैं तो सारा कुछ गायब हो जाता है, जैसे कोई जादू की छड़ी घुमा देता है। तो यहाँ पे लेखिका ने इसी जो हिमालय पर्वत की शोभा है उसकी सुंदरता का वर्णन किया है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, पेज नंबर 20 तक। इसके बाद हम आगे का वर्क स्टार्ट करेंगे।